नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको यहाँ पे हम कराएंगे। ओके, अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा, इसका हम 5 पार्ट में लाएँगे। ठीक, ये पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1। इसके 5 पार्ट हम लाएँगे जिसमें कि सभी पार्ट में अध्ययनवार हमारा प्रश्न कोश होगा। तो प्रत्येक टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इसमें हम कराएंगे। तो पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। ठीक, तो पहला टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में यूपी ट्रिपल एससी में जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसका यहाँ पे हम एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इसमें देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर है, ग्राम विकास अधिकारी है, वीडियो, तो जितने भी हमारे यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन यहाँ पे इस सेशन में लाया गया है, जिसके हम 5 पार्ट में कराएंगे। तो पहला टॉपिक इसमें देखिए दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा नगर है? तो देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो देखिए कौन किए थे? एस राव। एस राव ने हड़प्पा सभ्यता के जो लोथल है उसकी खुदाई किए थे। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? तो किसको नहीं दर्शाया गया था? तो देखिए गाय को। गाय को नहीं दर्शाया गया था, बाकी हाथी, बाघ और गेंडा को दर्शाया गया था। 3 देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो है माउंट ऑफ द डेड, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक, मृतकों का टीला। अब देखते हैं 6 में, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो आंसर है हमारा डी, सुरकोटदा। सुरकोटदा में क्या मिला है? घोड़े की अस्थियों का अवशेष। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो हमारा ए राइट आंसर है। ठीक, तो ए हमारा सिर्फ सही है। आते हैं 7 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। बाकी जो कालीबंगन है, रोपड़ और लोथल सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? पटना में है। आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए टॉपिक 2 पे आते हैं, वैदिक संस्कृति में। इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है कौन कौन से हैं? तो 8वां देखिए क्या है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है? उद्गृत है हमारा सत्यमेव जयते कहाँ से? तो मुंडक उपनिषद से। इसे मुंडक उपनिषद भी कहा जाता है, मुंडक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से है? मुंडक उपनिषद से। 10 देखते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राह्मण। जो वेदों के गद्य प्रकरण हैं वो हमारा ब्राह्मण कहलाते हैं। 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो कौन सा हमारा जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपनिषद। उपनिषद जो है हमारा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। 15 देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। ठीक, 16 देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो हमारा मत्स्य पुराण हमारा क्या है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण। सभी देखिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है सिर्फ उसी को इस सेशन में कराया जा रहा है। इसके 5 पार्ट अभी होंगे, तो सभी पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए। ठीक, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे इससे रिलेटेड पार्ट होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो देखिए इंद्र देवता का सर्वाधिक महत्ता है। ठीक, 18 देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो जो वैदिक देवता इंद्र हैं किसके देवता हैं? तो देखिए हमारा वर्षा एवं चक्रवात के। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अर्थशास्त्र में भी आता है, न्याय मीमांसा में भी आता है और मनुस्मृति में भी आता है। तो ऊपर तो सभी हमारा सही हो जाएगा। 14 देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म और जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, जीवन और शिक्षाएं के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पूछे गए एग्जाम है उसमें बौद्ध धर्म से क्या क्या पूछे गए हैं उसको देखते हैं। 19,
गौतम बुद्ध ने किसमें धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? तो राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ में क्या किया था कि धर्मचक्र प्रवर्तन पहला उपदेश दिया था, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 20। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो उपशाखा पिटक जो है हमारा वो नहीं है। बाकी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों है। 21 देखते हैं, भगवान बुद्ध की 200 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौन लिया है? तो कुशीनगर में ये लिया गया है। कहाँ पर लिया गया है? कुशीनगर में। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 25। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारा राइट आंसर है डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और जो पहला उपदेश दिया है उसी को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट में, 22। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ है। महापरिनिर्वाण जो है ये देखिए मृत्यु को दर्शाता था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में, और देखिए बुद्ध से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। ठीक, गृह त्याग जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं, वो कहाँ से? राजगृह से। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है? बोध गया, बिहार से। मृत्यु जो है जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, कहाँ पे हुआ है? कुशीनगर में। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, 23 देखते हैं, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किस स्मारक से? महाबोधि मंदिर समूह। ठीक, महाबोधि मंदिर समूह से। आते हैं नेक्स्ट में, अब देखिए फोर्थ टॉपिक है हमारा जैन धर्म, जो कि महावीर से रिलेटेड है। जीवन और शिक्षाएं के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। 26। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। कैवल्य जिसका अर्थ है, कैवल्य का अर्थ क्या है उसको देख लेते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? कैवल्य। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 24। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो हमारा राइट आंसर है देखिए बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, बोध गया में ही क्या किया है? गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्ति की थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में, 27 देखते हैं। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए हमारे थे महावीर। और टोटल हमारे जो तीर्थकर हुए हैं वो हमारे कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर। और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ थे। ऋषभ पहले जैन तीर्थकर थे। 29 देखते हैं, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या क्या हैं? तो क्या क्या हैं? देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, तीनों हमारे इससे रिलेटेड है त्रिरत्न से जैन धर्म में। 32 देखते हैं, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, तो कहाँ पे था? तो राइट आंसर है डी, सारनाथ। सारनाथ में था। आते हैं 33, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो अशोक, सम्राट अशोक को दिया गया था क्या? देव नाम प्रिय। आते हैं नेक्स्ट में, अब आते हैं 5वें टॉपिक जो कि है मौर्य वंश। मौर्य वंश से हमारा यूपी SSC में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, उसको हम देखते हैं यहाँ पे 30। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन है? सभी जानते हैं कौन है? मेगास्थनीज हैं। ठीक, मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक थे। आते हैं 34 में, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो किस शिलालेख में? शहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ है हमारा। ठीक, मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान हमारा क्या है? स्तंभ। आते हैं नेक्स्ट में, इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए हुए थे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आए हुए थे। ह्वेनसांग हमारे हर्षवर्धन के टाइम पे आए हुए हैं। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। मेगास्थनीज जो लिखे थे ये इंडिका लिखे हैं। फोकुकी ये हमारे कौन लिखे हैं? फाहियान ने लिखा है। और ह्वेनसांग क्या लिखे हैं? सियुकी। ये भी इंपॉर्टेंट है, रचनाएं इनका, रचनाएं देख लीजिएगा और किस काल में आए हुए थे। और ये भी टाइम भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये वाला जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आते हैं इसमें, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तोसली। ठीक, और बाकी इसका जो आंसर लिया गया है तो हमारे देखिए 2 हैं। एक उत्तरी केंद्र में कौन था? राजधानी तोसली था। दक्षिणी केंद्र में राजधानी जौगढ़ था। इसीलिए 2 आंसर हो गए थे। तो हमारा तोसली से भी ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए जौगढ़ भी है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में 36, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो क्या नहीं था? कामरूप। कामरूप नहीं था, बाकी सभी थे। आते हैं नेक्स्ट में,
क्वेश्चन नंबर 37, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। ठीक, मौर्य काल से हमारा ये संबंधित है वृहद सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश। आते हैं नेक्स्ट में, इसको भी देख लीजिएगा। सांची का जो स्तूप है सम्राट अशोक ने बनवाया था। आते हैं यहाँ पे 38। अब 38 देखने से पहले देखिए टॉपिक 6 हमारा स्टार्ट हो गया है, गुप्त वंश। इसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो किस क्रम में भारत आए हुए हैं? देखिए यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया है। तो हमारा देखिए अभी भी मैंने इससे पहले बताया था चार्ट, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? सी, दूसरा, तीसरा, पहला। इसका मतलब पहले कौन आया है? फाहियान आया हुआ है। इसके बाद वेनसांग आया है, लास्ट में टॉमस रो आए हैं। ठीक, तो फाहियान कब आए थे? विक्रमादित्य के टाइम पे। वेनसांग जो आए हैं हर्षवर्धन के टाइम पे। टॉमस रो जो आए हैं जहांगीर के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 42, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ है? तो देखिए विक्रम संवत हमारा स्टार्ट हुआ है 57 ईसा पूर्व, या फिर यहाँ पे मिस्टेक है तो हमारा ये 58 ईसा पूर्व यहाँ पे दिया हुआ है। तो विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। शक संवत जो है ये 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है कनिष्क के द्वारा। और हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। तो ये भी चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। अब अगला टॉपिक है 7वां, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टॉपिक से यूपी ट्रिपल एससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो कौन सा था? तो देखिए बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये पांचों थे हमारे। ठीक, आते हैं 39, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी देखिए वो हमारे कौन है? बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 40, चरक संहिता संबंधित है। तो जो चरक संहिता है किससे संबंधित है? तो हमारा चिकित्सा से संबंधित है। ये भी देखिए यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो देखिए राइट आंसर है विक्रमादित्य के जो दरबार थे उसके हिस्सा थे। कौन? कालिदास और वराहमिहिर जो कि खगोलविद थे। ये भी याद रखिएगा, वराहमिहिर एक खगोलविद थे। आते हैं नेक्स्ट में 44, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पे किया था? तो बी, प्रयाग पे किया है। 45, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो देखिए थानेश्वर का शासक था। कन्नौज से पहले हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का शासक था। आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा राजपूत काल। राजपूत काल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उसको देख लेते हैं। 46, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तो तोमर वंश का शासक था। ठीक, 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली पे जो शासन था वो तोमर वंश का था। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 47, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो देखिए ये कन्नौज में मारा गया 1194 ईस्वी में। ठीक, तो जो चंदावर का युद्ध था 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और वह मारा गया था। 48 देखते हैं, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो कौन था? तो राजपूत थे जो कि दक्षिण भारत पे शासन नहीं कर पाए थे। 52 देखते हैं, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चौथा, इल्तुतमिश पहले आए थे। देखिए इल्तुतमिश जो है शमसी वंश के थे जो कि 1240 से 1236 में ये दिया है, तो ये भी चार्ट याद रखिएगा। तो उसके बाद कौन आए हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी हैं। इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बाद जो है शेरशाह सूरी हैं, और आखिरी में अकबर आए हुए हैं। ठीक, ये काल क्रमानुसार के थ्रू दिया गया है, तो याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 49, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो जो पाल साम्राज्य है ये हमारा पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ठीक, 50 देखते हैं, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर है गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश का पहला शासक था। आते हैं 53, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो हमारा बलबन ने अपनाई थी लौह और रक्त की नीति। 54 देखते हैं, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही कौन आया था? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का था, ये भी याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, देखिए 9 टॉपिक जो है सल्तनत काल के बारे में चल रही है, तो उसको देख लेते हैं। 51, कुतुब उद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो हमारा गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। इसने ढाई दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, ये भी याद रखिए। 55, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने
आक्रमण किया था भारत पे। 56 किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की जो नींव है किस शासक ने रखी है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नींव रखी है। ठीक, नींव रखी है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की। आते हैं नेक्स्ट में। तो दोस्तों देखिए UP-SSC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इस सेशन में कराए जा रहे हैं। इसके 5-6 पार्ट अभी कराया जाएगा। तो सभी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी UP-SSC के थ्रू पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आगे हम वीडियो ला सकें। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है। 57 दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो शासनकाल की जो अवधि थी ये अलाउद्दीन खिलजी की, वो हमारा 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। 58 देखते हैं, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो जो खिज्र खान है ये संबंधित है सैयद वंश से। आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है। 61 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाजा नई दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 62 देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इस निर्माण का योगदान नहीं दिया था? तो कौन नहीं दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। आते हैं नेक्स्ट में। अब कुतुब मीनार का निर्माण देखिए कब कब कौन कौन कराया है, इसको भी देख लीजिएगा इस चार्ट से। आते हैं 59 अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता भी कहा जाता है, इसके दरबार में दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो है वो हमारा देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आते हैं 63 तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो हैं जियाउद्दीन बरनी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो हमारा देखिए 1489 से 1517 ईस्वी तक हमारा क्या था? सिकंदर लोदी का शासनकाल भारत में। 64 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक कौन नहीं था? तो राइट आंसर है अब्बास खां शेरवानी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए 10वां जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं UP-SSC के एग्जाम्स में? तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पेट एग्जाम के लिए भी। ठीक, और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो कौन नहीं सही ढंग से बताया वो बताना है। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच है, सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान मराठा, ये गलत है। ठीक, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है वही बताना है। आते हैं 68 में, देखते हैं क्या है। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, ये तो पहले से बता दिया था। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसको बताना है। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है ये सही नहीं है। ठीक, बाकी BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ, AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, और मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी AD 622 में। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। और ये देखिए पेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 66 अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो राइट आंसर है राजा टोडरमल को दिया जाता है। आते हैं 67 शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद था। फरीद जो है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम है। आते हैं 70 निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो देखिए किसकी हुई थी? हुमायूं की हुई थी। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। 71 देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी में पराजित किया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर है अकबर। जो आगरा का किला है वो किस मुगल शासक ने? अकबर ने कराया था। 73 देखते हैं, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो सही भूमिका देखिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। ठीक, आते हैं 77 वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में हुई है। ठीक, ये म्यांमार में है, तो रंगून में हुई थी। किसकी? इसको ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह जफर की। 78 देखते हैं, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर है जहांदार शाह। जहांदार शाह को ही पहला कठपुतली मुगल सम्राट कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 74 बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो बिहार के जो है सासाराम में ये हमारा शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। 75 देखते हैं, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने
पहली अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम था? तो बाबरनामा था। ठीक, बाबर ने लिखी थी क्या? बाबरनामा। आते हैं 79, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो राइट आंसर है शाहजहां ने की है। किसने? शाहजहां ने की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो हमारा 1605 से 1627 ईस्वी है। ए ऑप्शन सही है। 80 देखते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है रहीम खान। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 81, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा मेल सही ढंग से नहीं खा रहा है वो देखिए ऑप्शन बी, राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है, सही मेल नहीं खा रहा है। बाकी सभी हमारा राइट आंसर होगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, यहाँ से आते हैं 82 में देखते हैं क्या है। औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब जो है किसका पुत्र है? तो राइट आंसर है यहाँ पे शाहजहां का। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। आते हैं 86 देखते हैं क्या है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में जो अकबर का संरक्षक है वो है बैरम खान। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। और जो भी साथी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 83, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया है? देखिए 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 87, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कहाँ पे? कालानौर में। ठीक, कालानौर में शासन पर बैठाया गया था अकबर को। 88 देखते हैं, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो शेरशाह सूरी के टाइम पे ही क्या था कि रुपया जो है भारत का जो पहला मुद्रा रुपया था वो मुद्रित किया गया था। किन सम्राटों के शासनकाल में? शेरशाह सूरी। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन था? औरंगजेब था। ठीक, 85 देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो कौन थे? अकबर। अकबर जो था इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। 89 देखते हैं, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो किस किले में? अजमेर के किले में मिला था। ओके, थॉमस रो जो है जहांगीर से कहाँ मिला था? अजमेर के किले में। और इसको भी याद रखिए, थॉमस रो जो है वो जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। 90 देखते हैं, इनमें से किसने भूमि मापांक की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापांक की जो व्यवस्था है ये किसने प्रारंभ की है? तो राइट आंसर है बी, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह ने आरंभ कराया था। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो अकबर की जो धार्मिक नीति है किसने आलोचना की थी? बदायूनी ने। बदायूनी ने इसने धार्मिक नीति की, अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना की थी। 92, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो कौन था? अकबर। अकबर अनपढ़ राजा था। आते हैं 96, ताजमहल के सुलेखक जो हैं कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो कौन था? देखिए सी ऑप्शन, अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी ने क्या की है कि ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ताजमहल के सुलेखक क्या? कैलीग्राफर। आते हैं 97, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो हमारा आगरा में है। जो बुलंद दरवाज़ा है ये आगरा में है। किसने बनवाया था? अकबर द्वारा बनवाया गया है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 93, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में देखिए कोतवाल। कोतवाल जो है पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था। 94, इसका देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतगोत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो कौन था? जहांगीर था। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं 98, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो हमारा कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 95, अलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन मोहम्मद जो है वो प्रसिद्ध हैं अकबर के नाम से। ठीक, अकबर जो है अलाउद्दीन मोहम्मद के नाम से भी प्रसिद्ध थे। आते हैं 99, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इसका देखिए राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, हुमायूं। आते हैं 100, पंचमहल किस में स्थित है? तो जो पंचमहल है वो हमारा देखिए कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 100 क्वेश्चन है पार्ट 1 का ये कंप्लीट हो गया है। तो हम इसमें 5-6 पार्ट कराएंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी SSSC 8 के लिए।
ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन ना आ रहे हैं उसे याद कर लीजिएगा रिवीजन के लिए। ये हमारा जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी पार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।